हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनस्वी वेलकमिंग यू ऑल इन श्री राम ऑनलाइन डिफेंस क्लासेस। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम सेट 2 का पार्ट ए मतलब 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट कर चुके हैं। रिमेनिंग 10 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पेपर। इसमें आप ये 10 क्वेश्चन देख चुके हो। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट ध्यान होंगे। तो चलिए, जो 11th क्वेश्चन है वो आपका क्या है, आपको एक वर्ड दिया है और उसका एक आपको एडजेक्टिव बनाना है। तो यहाँ पे वर्ड आपको दिया है गोल्ड, तो इसका एडजेक्टिव बनाना है बच्चों। तो एडजेक्टिव के लिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो द गोल्ड, द लगा दिया, तो द लगाने से आपके एडजेक्टिव नहीं बनते हैं। ध्यान होगा आपको, द लगा के एडजेक्टिव नहीं बनेगा इसका, तो ए आंसर इसका नहीं होगा। अच्छा, गोल्डर, ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता, तो बी भी नहीं है। सी देखना, गोल्डन, बिल्कुल ये आपने वर्ड सुना है ना, तो इस सी इसका आंसर हो जाएगा। और गोल्डस, ये भी कोई वर्ड नहीं होता। अच्छा, जब भी आपको ऐसा कोई डाउट हो तो इसको एक एडजेक्टिव के रूप में यूज करके भी देखो, मतलब किसी नाउन से पहले लगा के देखो। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, तो नाउन से पहले लग के ये हमेशा नाउन से पहले लगते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा ए गोल्डन वॉच, ए गोल्डन वॉच, तो यहाँ पे वॉच क्या है, घड़ी, नाउन है मेरा, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में कुछ और विशेषता बता रहा है कि क्या है, वॉच क्या है, गोल्डन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव। तो इस तरह आपने ढूंढ लिया और उसको नाउन में देख के कंफर्म भी कर लो बच्चों। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मुझे बताइए गोल्ड वॉच और गोल्डन वॉच क्या डिफरेंस है। एक होता है गोल्ड वॉच और एक होता है गोल्डन वॉच। तो बच्चों ये आपका जो गोल्ड वॉच है ये होता है ऐसी घड़ी जो कि सोने से बनी है, ठीक है, जिसका मटेरियल क्या है, गोल्ड है। जैसे मैं बोलूँ ए गोल्ड वॉच, तो ऐसी घड़ी जो किससे बनी है, सोने से बनी है, तो हो गया आपका गोल्ड। और ए गोल्डन वॉच मतलब ऐसी घड़ी जिसका कलर क्या है, जिसका कलर येलो है, पीला है, उसको क्या बोलते हैं आप, गोल्डन बोलते हैं। और गोल्ड का ही एडजेक्टिव क्या होता है, गोल्डन होता है। गोल्ड बच्चों नाउन भी होता है, मटेरियल है ना, सोना, ठीक है, जिससे आपके बहुत सारी ज्वेलरीज बनती हैं, तो ये आपका नाउन भी है। अच्छा, एक नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये भी यूज होता है। तो यहाँ पे एक नाउन एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव कर सकता है, जैसे कि एक गोल्ड वॉच में कर भी रहा है। गोल्ड आपका क्या है, गोल्ड आपका नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये वॉच इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब इसके बारे में एक अलग विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। इसका प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, गोल्डन होता है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 12th क्या है, आपको प्लूरल बनाना है बच्चों। तो वर्ड देखना, आपको क्या दिया है, हीरो दिया है। नाउन का प्लूरल कैसे बनता है, एस या ईएस लग के बनता है, ये रूल आपको पता है। आपको यहाँ पे ये सीखना होगा कि एस कहाँ पे लगता है, ईएस कहाँ पे लगता है। हम उन सब रूल्स की बात करेंगे, मतलब जो नाउन को प्लूरल बनाने के लिए यूज आते हैं। पर इससे पहले इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। तो बच्चों जो इसका ए ऑप्शन देखना, क्या दिया है, हीरोइन दिया है। तो ये तो हीरो का क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म बना, क्या नहीं, ये तो क्या हो गया, जेंडर चेंज हो गया। हीरो आप मेल को बोलते हैं और हीरोइन क्या, फीमेल को बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका फीमेल थोड़ी ना पूछा था, इसका प्लूरल पूछा था, तो ए आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखना, आपको किस ऑप्शन में डाउट आएगा, आपको सबको पता होगा एस या ईएस, लेकिन आपको यहाँ पे होगा कि मैं एस लगाऊं कि मैं ईएस लगाऊं, जो कि बी और डी ऑप्शन में है। हीरोइज तो कुछ होता नहीं है, ये तो आप सबको पता होगा, तो सी ऑप्शन तो गया। तो यहाँ पे आंसर है आपका डी ऑप्शन, HEROES, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लगाया, ES लगाया, एस लगा के इसका प्लूरल नहीं। तो यहाँ पे ये कैसे पता करें कि एस लगाएं कि ES लगाएं। तो ध्यान से यहाँ पे इस चीज को सुनिएगा कि जो हीरो है, ये जो एंड हो रहा है, एंड अल्फाबेट क्या है, वोवल है। आपको मैंने इंग्लिश में बताए थे कितने वोवल होते हैं, 5 होते हैं, AEIOU, ये 5 वोवेल होते हैं। इससे कोई आपका वर्ड एंड हो रहा हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हो, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं आपको पता है, आपके पास टोटल 26 अल्फाबेट है, 5 गए, टोटल जो बचे 21 वो आपके क्या है, कॉन्सोनेंट है।
तो आपका वोवल से पहले कॉन्सोनेंट हो तो इसका प्लूरल में हम ES लगा देंगे, ठीक है। इतना सिंपल सा आपका इसका रूल है। बाकी क्या रूल है उनको 1 बाय 1 देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों इन रूल्स की बात करते हैं तो रूल में हम क्या देखने वाले हैं कि आपका जो रूल्स टू मेक प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन, नाउन का प्लूरल फॉर्म किस किस तरह बनता है, इसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखना, टू मेक रेगुलर नाउन प्लूरल हम क्या करते हैं, एस लगाते हैं, जैसे कैट में लगाया, जैसे हाउस में लगाया आपने। तो यहाँ पे देखना, आप यहाँ बोलेंगे HOUSE, तो यहाँ पे आपको HOUSE हाउस, एंड में आपको वोवल दिख रहा है क्या, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। मैंने अभी बताया 5 वोवल आपको, कौन कौन से, AEIOU, AEIOU। ये जो ई है ये यहाँ पे आपके हाउस के एंड में आपको दिख रहा है ना ई, तो बच्चों ई ऑलरेडी है और उससे पहले एस कॉन्सोनेंट है कि नहीं है। तो अभी तो मैंने बताया था कि ES लगाओ, लेकिन ई ऑलरेडी दिया है इसलिए दोबारा ई नहीं लगाएंगे, अब सिंपल एस लगाओ। तो ये भी आपको चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट देखना कि अगर आपका कोई भी नाउन किस पर एंड हो रहा है, खत्म किस पर हो रहा है, जो लास्ट इसका अल्फाबेट है वो S, SS, SH, CH, X या Z है, तो आप एंड में हमेशा क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि ट्रूस है, SS है तो आपने ES लगाया, बस है तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे S बताया था ना, S है तो आपने ES लगाया। SH मार्श में आपको SH दिख रहा है जो यहाँ था, तो एंड में आपने ES लगाया। इसी तरह आपके रिमेनिंग एग्जाम्पल, इनको नोट डाउन कर लो और यहाँ पे इनको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं बच्चों। थर्ड क्या है कि अगर आपका सिंगुलर नाउन है वो S या Z पे एंड हो रहा है, रिक्वायर दैट यू डबल द S और Z prior to adding the ES for the pluralization। क्या बोलना चाह रहा है कि देखो, अगर किसी वर्ड के एंड में Z या S आ रहा है और उससे पहले आपका क्या है, यहाँ पे Z है, यहाँ पे S है, और उससे पहले आपको यहाँ पे वोवल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, A और E, तो आप क्या करेंगे, जो Z और S है ये डबल हो जाता है, जैसे डबल Z और डबल S, और एंड में क्या लग गया, ES लग गया। तो ये आपने S और Z का रूल तो अभी पहले भी देखा था, लास्ट रूल यही करवाया था, लेकिन वहां पे मैंने ये नहीं बोला कि उनसे पहले कौन यहाँ पे वोवल होने चाहिए। अभी क्या बता रही हूँ कि S और Z हो और उससे पहले क्या हो, आपका वोवल हो। वोवल कौन से, AEIOU, तो आप ये Z और S को डबल कर देते हैं और एंड में ES लगा देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। चौथा रूल देखिए, अगर नाउन F या FE से एंड होता है तो क्या करते हैं, F को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, VE में कन्वर्ट कर देते हैं और एंड में S लगा देते हैं। जैसे कि वाइफ हो गया, तो आपको एंड में क्या दिख रहा है, F या FE, तो FE दिख रहा है ना, तो इसका प्लूरल क्या बन गया, आप FE को VE में कन्वर्ट कर देंगे और S लगा देंगे तो वाइफ्स बन गया। बाकी एग्जाम्पल आप अपने लेवल पे देख लीजिएगा, फटाफट नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट इसके एक्सेप्शन भी हैं जो कि F पर एंड हो रहे हैं लेकिन आपके V और VE में कन्वर्ट नहीं हो रहे। जैसे कि आपका क्या है, जैसे कि आपका रूफ है, बिलीफ है, शेफ है और चीफ है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर कोई नाउन है जो कि Y पर एंड होता है और यहाँ पे Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे जो Y है ये किस में बदल जाएगा बच्चों, ये IES में बदल जाएगा इसका प्लूरल बनाने के लिए। तो जैसे सिटी है, Y पर एंड हो रहा है और सिटी में Y से पहले एक कॉन्सोनेंट T है कि नहीं है, तो Y किस में बदल गया, IES में बदल गया, प्लूरल सिटीज हो गया। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। बाकी एग्जाम्पल आप अपने लेवल पे देख लेना, मैंने यहाँ पे वेरियस एग्जाम्पल लिए आपको यहाँ पे समझाने के लिए इस चीज। नेक्स्ट क्या है आपका कि आपका कोई भी सिंगुलर नाउन है वो Y पर खत्म हो रहा है और Y से पहले आपका क्या है, वोवल है। पहले जो रूल बताया उसमें क्या बताया, कॉन्सोनेंट बताया। अभी क्या बोल रही हूँ, Y से पहले क्या है आपका, वोवल है। वोवल बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से लिख देती हूँ, AEIOU 5, ठीक है। तो आप सिंपली S ऐड कर दो प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि रे, एंड किस पे हो रहा है, Y पे हो रहा है, इससे पहले वोवल दिख रहा है ना, A दिख रहा है, तो प्लूरल कैसे बनाया बच्चों, सिंपल S को ऐड कर दिया, सिंपल S इसके साथ लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगर कोई सिंगुलर नाउन O पे खत्म हो रहा है तो ES लगा के इसका प्लूरल बना दो।
जैसे कि पोटैटो ओ पे खत्म हो रहा है तो ES लगा के इसका प्लूरल बना दिया, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसके एक्सेप्शन की बात करते हैं हम जब, तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, फोटो, पियानो, हेलो और वुल्केनो। एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा नहीं आते, नॉर्मल रूल ज़्यादा आते हैं इसके ओ वाले केस के। जिसके आएंगे एक्सेप्शन पूछे जाएंगे वो वहाँ पे मैं बता दूंगी, तो एक्सेप्शन नोट डाउन कर लो बच्चों। एक्सेप्शन को याद करने का तो कोई रूल है नहीं। नेक्स्ट आपका रूल देखिए 8th क्या है, अगर आपका नाउन किस पर एंड हो, आपका US पे एंड हो, ठीक है, तो क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में आप क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे बच्चों। रूल आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे प्लूरल एस या ES लग के नहीं बन रहा, इसलिए ये रूल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कैक्टस एंड किस पे हो रहा है, US पे हो रहा है ना, तो देखो प्लूरल क्या बन गया आपका, कैक्टी बन गया। फोकस US पे एंड हो रहा है तो आपका प्लूरल आई लग के बन गया। इसी तरह आपका सिलेबस जो होता है, आपका एग्जाम का कोई सिलेबस होता है ना, उसका प्लूरल क्या होगा, सिलेबाई होगा। अस हटा के US हटा के आई लगा देना, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एस या ES लगा के नहीं बन रहा, कुछ अलग तरीके से प्लूरल बन रहा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखना अगर आपका नाउन किस पे एंड हो रहा है, IS पे एंड हो रहा है, तो आप इसको ES लगा के इसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि आपका एनालिसिस, मूल्यांकन करना जो होता है, ये सिंगुलर है बच्चों, इसका प्लूरल फॉर्म देखना, IS से एंड हो रहा है ना तो ES कर दिया। इलिप्सिस IS पे एंड हो रहा है, ES कर दिया। इसी तरह आपका क्राइसिस होता है, क्राइसिस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, क्राइसिस इसका प्लूरल IS से एंड हो रहा है ना, जो आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा आपका ES, ठीक है। ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल को मैं PL से लिख रही हूँ, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब 10th रूल देखते हैं। क्या बोला मैंने कि अगर कोई नाउन ON पर एंड हो रहा है, इसके लास्ट के 2 अल्फाबेट क्या है बच्चों, ON है, जहाँ पे आपका फिनोमिनन में क्या है, ON है, तो आप क्या करेंगे, ON की जगह आप यहाँ पे क्या कर देंगे, A लगा देंगे उसके एंड में, तो फिनोमिनन क्या हो जाएगा, फिनोमिना हो जाएगा। क्राइटेरियन क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा। क्या किया है, ON हटाया है और इसकी जगह A को लगाया है इसका प्लूरल बनाने के लिए। इम्पॉर्टेंट हो जाता है फिर से, क्योंकि एस या एस लग के प्लूरल नहीं बन रहे हैं, लीक से हट के कोई भी चीज़ हो रही है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट देखना, यहाँ पे कुछ नाउन ऐसे हैं, इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके फॉर्म ही चेंज नहीं होते, मतलब जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक ही वर्ड को सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं, उसी को प्लूरल की तरह यूज़ करते हैं, उसमें एस या ES लगा के उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता। एरर क्या दिया जाएगा, इन वर्ड्स जो कि आपके सिंगुलर प्लूरल में एक जैसे हैं, जबरदस्ती एस या ES लगा के इनका प्लूरल बना के दिया जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है, एरर हो जाएगा बच्चों। आपका जो यहाँ पे क्या है, शीप है, भेड़ है, उसका भी प्लूरल क्या होता है, शीप ही होता है, यहाँ पे एस नहीं लगता। इसी तरह सीरीज, इसी तरह स्पीसीज, इसी तरह आपका डियर, और इसी तरह आपका होता है फिश, ठीक है, जो कि आपका लास्ट एग्जाम्पल में मिला भी है आपको कि मार्क कॉट 1 फिश। मार्क किसी पर्सन का नाम है, ठीक है, उसने पकड़ा, क्या पकड़ी, एक फिश पकड़ी, बट आई कॉट 3 फिश, लेकिन मैंने कितनी पकड़ी, 3 पकड़ी। तो यहाँ पे देखना 3 किसको बताते हैं, नंबर 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे बच्चे ES लगाने की कोशिश करेंगे, इसको फिशेस बनाने की कोशिश करेंगे, या तो ES लगाएंगे या फिर S लगाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है बच्चों कि आपका यहाँ पे ना S ना ES, और यहाँ पे रूल तो मैंने आपको SH का बताया था ना, SH हो तो क्या लगाना है। आई होप आपको ये चीज़ें ध्यान रहेंगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। तो क्या फिशेज कभी नहीं होता जरूर है, लेकिन उसका मतलब बहुत सारे फिश नहीं होता, बहुत सारी मछली नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट वैरायटी मतलब भिन्न भिन्न प्रजातियों की जो आपके फिश होती है, मछलियाँ होती है, उसका मतलब वहाँ होता है। लेकिन इतना डीप में आई डोंट थिंक क्वेश्चन आना चाहिए, तो आप तो इसी चीज़ को ध्यान रखना कि फिश का प्लूरल नहीं बनता, फिश का प्लूरल फिश ही रहता है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट जो है वो है प्लूरल नाउन रूल्स फॉर इरेगुलर नाउन। इरेगुलर क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई एस या एस नहीं लग रहा, कुछ अलग ही तरीके से इनका प्लूरल फॉर्म बन रहा है। जैसे चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता, क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है।
तो यहाँ पे गूज है, इसका प्लूरल गीज होता है। मैन का तो आपको पता है, वुमेन का भी पता होगा, टूथ का पता होगा, फुट का पता होगा, माउस का पता होगा। बस मैंने यहाँ पे आपको ये चीज़ दे दी है। तो यहाँ पे चाइल्ड वाला ध्यान रखना, इसमें गलती होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, चाइल्ड्स करके एरर आ जाता है। तो चाइल्ड का चाइल्ड्स प्लूरल नहीं, क्या प्लूरल, चिल्ड्रन प्लूरल, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट आपका फिर से एक फिल इन द ब्लैंक, तो क्या दिया है आपको, एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे चूज करके भरना है। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन दिया है, ये जो सेंटेंस दिया है बच्चों, ये आपके एक ईडियम है, आपकी एक कहावत है जो कि त्यों यूज होती है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो यहाँ पे क्या आपका ईडियम होता है, क्वेश्चन दिया है बार्किंग डॉग ब्लैंक बाइट, तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट होता है बच्चों, सेल्डम, सेल्डम मतलब कि हम बोलते हैं ना हिंदी में कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं, यही बस इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसी चीज को बोला जाता है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, सेल्डम बाइट, सेल्डम मतलब कि ना के बराबर, ठीक है बच्चों। रेयरली भी क्या होता है, ना के बराबर ही होता है, ना के बराबर मतलब ऑलमोस्ट कभी नहीं, कभी नहीं, ठीक है। रेयरली भी क्या होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे शेल्डम क्यों लिया, मैंने सी ऑप्शन क्यों लिया, क्योंकि ये एक ईडियम है, इसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। शेल्डम इसी तरह बोला जाता है, कहावतें लोकोक्तियाँ हम इसी तरह बोलते हैं, उसमें अपनी तरफ से आपको कोई ग्रामर लगाना है नहीं। अच्छा, रेगुलरली मतलब क्या होता है, हमेशा, और फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत बार, बहुत बार। तो ये दोनों भी मीनिंग ध्यान रखिएगा, रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली का भी। ये सारे फ्रीक्वेंसी को बताते हैं कि कोई चीज़ हमेशा हो रही है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बार हो रही है, कोई चीज़ बिल्कुल भी या ना के बराबर हो रही है, तो रेयरली, सेल्डम, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सारी की सारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इनकरेक्ट पार्ट बताना है, एक क्वेश्चन दिया है, एक सेंटेंस दिया है, उसको आपको क्या बताना है, इसमें ABCD कौन सा पार्ट गलत है। तो मैं इसको एक बार सेंटेंस के फॉर्म में पूरा लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया है, नोबडी इन हिज सन्स क्लास, बस एक साथ लिख रही हूँ पहले इसको, जिससे समझाने में थोड़ी आसानी होगी। क्लास इज as bright as his son is, ये दिया है बच्चों। तो यहाँ पे आपका किस पार्ट में एरर है, आपका पार्ट में एरर है, डी पार्ट में। क्या एरर है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब लेते हैं, बार बार उसके लिए बार बार आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, अगर वो हेल्पिंग वर्ब सेम है तो यहाँ पे देखना, नोबडी, नोबडी क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो बच्चों ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है। नोबडी हो गया, नथिंग हो गया, समबडी हो गया, समथिंग हो गया, समवन हो गया, ये आपके एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, ये जो सारे आपके प्रोनाउन हैं ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज होते हैं। तो सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे देखना क्या लगा है आपका, इज, आपका क्या लगा है, मेन वर्ब लगा है यहाँ पे इज। तो यहाँ पे इन क्या है बच्चों, इन तो क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में तो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। आपकी जो वर्ब लगेगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, इसलिए यहाँ पे इज लगा है। इज एज ब्राइट एज, तो यहाँ पे ये एज क्या है, यहाँ पे ये भी आपका क्या है बच्चों, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन को PREP से लिख रही हूँ, तो प्रीपोजिशन के बाद में क्या लिखो, सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब नहीं आती है, ठीक है। इज दो बार ले लिया बच्चों जानबूझ के, बस इज एक बार ही आएगा इस सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट की कोई वर्ब नहीं होती। तो यहाँ पे एज प्रीपोजिशन, यहाँ पे हिज सन क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे इज नहीं लगाएंगे आप, तो यहाँ पे इसी इज को लेके यही एरर है। तो नोबडी इन हिज क्लास इज एज ब्राइट एज हिज सन, उसके बेटे जितना कोई भी उसी क्लास में इंटेलिजेंट नहीं है, बस यही पूछा गया है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,
15 आपको क्या कर रहा है, इस ईडियम का मतलब बताना है। तो टू लिव इन फूल्स पैराडाइज मतलब कि अपनी ही ख्वाबों की दुनिया में रहना, तो जिसका कोई मतलब नहीं होता यथार्थवाद में, जो आपका प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई मतलब नहीं होता। तो देखना ए है टू हैव एन एब्सोल्यूट फॉल्स कंसेप्शन, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसका मीनिंग क्या निकला, इसका अर्थ क्या निकला कि एब्सोल्यूट कंसेप्शन, फॉल्स कंसेप्शन मतलब कि अपने ही झूठे भ्रम में जीते रहना। टू हैव रखना, एन एब्सोल्यूटली बिल्कुल क्या, फॉल्स कंसेप्शन झूठे भ्रम रखना। कॉन्सेप्शन क्या होती हैं, कोई भी अवधारणा, अपनी ही कोई अवधारणा बना ली जो कि क्या है, फॉल्स है, जिसका कोई रियलिटी में एग्जिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट, तो इसमें ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने आपको मीनिंग तो बता ही दिया है। ईडियम का मीनिंग टू लिव इन फूल्स पैराडाइज, अपनी ही ख्वाबों की दुनिया में रहना, अपना ही कोई झूठा झूठा बस समझ के आपने बोल दिया कि भाई मैं ही महान हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, भले रियलिटी में ऐसा कुछ भी ना हो। 16 देखना, आपको यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो पहले रूल समझ लीजिए बच्चों। रूल आपका मैंने कल भी आपको बताया था जब सेट 1 करवाया था कि जब भी आपका क्या हो, आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना दिया हो तो रूल डिपेंड करता है कि इन्वर्टेड कॉमा में किस तरह का सेंटेंस दिया है। तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया है ये नॉर्मल क्या है बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अलग अलग सेंटेंस के अलग अलग रूल। जो सेंटेंस जो आपका सेट 1 में आया था ना वो आपका क्या था, इम्पेरेटिव सेंटेंस था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका रूल समझ लो, ये क्या कहता है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपको यहाँ पे पास्ट सेट दिख रहा है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, तो आप जो इन्वर्टेड कॉमा में चीज़ लिखी है इसको भी पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। रिस्पेक्टिव टेंस ऑफ पास्ट मतलब प्रेजेंट सिंपल होता तो पास्ट सिंपल हो जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूस में गिवन होता तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाता, प्रेजेंट परफेक्ट होता तो पास्ट परफेक्ट हो जाता, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता, इस तरह चेंज होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या दिया है, आई अपॉस्ट्रॉफी डबल एल, क्या बोलते हैं, आई विल, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आई अपॉस्ट्रॉफी डबल एल। अच्छा, जो ये विल है बच्चों इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, इसको पास्ट में कैसे चेंज करते हैं, तो विल को क्या करते हैं, वुड करते हैं। इसी तरह कैन का क्या करते हैं, कुड करते हैं। शेल का क्या करते हैं, शुड करते हैं। मे का क्या करते हैं, माइट करते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको ध्यान होगी। यहाँ पे इस गिवन क्वेश्चन की बात करूंगी तो देखना विल का मतलब क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा कि आई विल टीच मैथमेटिक्स ऑनलाइन टुमारो, कि मैं कल से मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी, क्या कैसे, ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखना मैंने आपको टेंस तो चेंज करना बता दिया। इसके बाद में ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटा के आप एक सुटेबल कंजंक्शन लगाते हो, और जब इन्वर्टेड कॉमा में अफर्मेटिव सेंटेंस दिया होता है तो आप इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाते हो, दैट कंजंक्शन लगाते हो। लास्ट टाइम मैंने आपको कौन सा सेंटेंस बताया था, इम्पेरेटिव सेंटेंस बताया था। वहां क्या बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या ले लेना, टू ले लेना। तो आपने इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाया और टेंस का चेंज मैंने आपको बता ही दिया है। इसके साथ साथ जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो समय बताने वाली एडवर्ब है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, टुमारो, टुमारो भी किस में चेंज होता है, टुमारो किस में चेंज होता है, द अदर डे में, इसमें चेंज होता है। तो अब आपको सारे रूल पता चल गए हैं। अब आप देख लो कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो मैं 1 बाय 1 हर ऑप्शन को रीड करती हूँ, जहां मुझे ये सारी कंडीशन फुलफिल होते हुए मिल जाएंगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है क्या है, ही सेड ब्लैंक ही वुड टीच मैथमेटिक्स ऑनलाइन टुमारो। अच्छा, दैट नहीं दिया है, दैट नहीं दिया है, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पता उसमें मिल जाए। तो बी देखना, ही सेड दैट, इसमें भी नहीं है कि ही शुड टीच मैथमेटिक्स ऑनलाइन टुमारो। अच्छा, टुमारो यहाँ दिया है, टुमारो यहाँ दिया, मतलब टुमारो को चेंज नहीं कर रहा है, ये भी चलेगा। अगर किसी भी ऑप्शन में चेंज करके दिया ही नहीं है तो आपको फिर ज़्यादा वरी करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें तो ऑप्शंस देखने हैं, हमें वहाँ पे कोई फिल इन द ब्लैंक में फिल नहीं करना। आपको वहाँ पे कॉपी नहीं मिले जिसमें आपको इसको बना के लिखना, आपको ऑप्शन चेक करने हैं बस। तो यहाँ पे दैट नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे शुड ले लिया, मुझे शुड चाहिए था क्या, नहीं चाहिए। आई अपॉस्ट्रॉफी डबल एल क्या होगा, आई विल।
तो यहाँ पे क्या होगा, वुड चलेगा। तो यहाँ पे वुड तो मुझे ए ऑप्शन में मिल गया, तो बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने शुड ले लिया। अच्छा सी ऑप्शन देखना, यहाँ पे तो इन्होंने कैन ले लिया, लेकिन ये तो मैंने आपको टेंस कन्वर्जन में बताया नहीं, कैन नहीं चलेगा। डी ऑप्शन देखना, यहाँ पे भी इन्होंने कैन नॉट ले लिया, तो यहाँ पे भी कैन नहीं चलेगा। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे टुमारो को चेंज करना चाहिए था, लेकिन आप किसी ऑप्शन में भी चेंज करके नहीं दिया है, तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना। अच्छा इसके बाद में प्रोनाउन का कन्वर्जन भी आई होप आपको लास्ट क्लास से याद होगा। प्रोनाउन के कन्वर्जन में मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका इन्वर्टेड कॉमा होता है उसके अंदर आपके जो भी प्रोनाउन हो वो किसके अकॉर्डिंग, किस रूल के अकॉर्डिंग चेंज होंगे बच्चों, वो आपके रूल मैंने आपको बताया था सन 1 2 3, ये रूल मैंने आपको बताया था, जिसमें एस का मतलब मैंने आपको क्या बताया, एस का मतलब मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, ओ का मतलब क्या बताया मैंने, ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब क्या बताया, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। ठीक है, वन से आप क्या समझते हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अच्छा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है बच्चों आपका आई और आपका वी। ठीक है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, अच्छा ये केवल सब्जेक्टिव केस लिख रही हूँ मैं, सब चीज़ें पूरा टेबल बनाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो इनके भी आपका ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव केस, पॉजिटिव प्रोनाउन, वो सब आप अपने लेवल पे देख लेना। ठीक है, यहाँ पे सेकंड से मतलब क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में जो आपका सब्जेक्टिव केस केवल लिख रही हूँ बच्चों, क्या आता है, यू आता है, यहाँ पे बाकी सारे केसेस नहीं लिख रही हूँ। थ्री का क्या मतलब है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्टिव केस की केवल बात करूँ तो क्या क्या आ गया, ही, शी, इट और दे। ठीक है, ये सब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देख लेना कि इन्वर्टेड कॉमा में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा पर्सन प्रोनाउन आया है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी सेंटेंस दिया है उसके सब्जेक्ट या उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। एन मतलब तो नो चेंज है ही, मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन आए तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको चेंज नहीं करना। इसको आपने नोट किया होगा, ये जो SON 1 2 3 है इसका चेंज भी इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ दी हुई बातें आई होप आप सबने नोट डाउन कर ली होगी, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन जो है आपका, इसमें मेरे को आपको प्रोनाउन का चेंज बताना है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखिए जरा कौन से प्रोनाउन आए हैं, तो यहाँ पे रूल पहले लिख लेते हैं सन 1 2 3। तो यहाँ पे देखना जो आई आया है ये कौन सा पर्सन प्रोनाउन मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। अच्छा किसका सब्जेक्ट, तो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो ये चीज़ दी हुई है ही सेड, इसमें सब्जेक्ट देखो कौन सा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है ना, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और ही का सब्जेक्टिव फॉर्म, ही तो खुद ही सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ही का सब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है, तो आई किस में बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा। अच्छा बताओ और कोई प्रोनाउन आया है क्या, नहीं आया, तो बाकी के बारे में भी नहीं सोचना है, आई को हमने चेंज कर लिया है ही में। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी, तो इसको नोट डाउन कर लो यहाँ पे। नेक्स्ट देखना बच्चों, वॉइस बनाना है आपको, एक्टिव वॉइस दिया है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो जो यहाँ पे रूल यूज हुआ है, तो टेंस का ध्यान रखना है बच्चों सबसे पहले कि कौन सा टेंस किस तरह आपका चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या टेंस दिया है, सेंटेंस पढ़ के हम पता कर लेंगे। आपका जो टेंस दिया है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे पता चला, आई के साथ में क्या यूज हुआ है, हैव का यूज हुआ है, और हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो ब्रॉट है, ये जो ब्रिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ऐसा आप किस टेंस में करते हो, ऐसा आप करते हो प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए जो एक्टिव पैसिव का रूल है वो लिख लेते हैं। रूल क्या कहता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इस चीज़ को कि क्या कर रहे हैं हम, एक और फिर से जैसे कल बनाया था हमने एक बॉक्स, वैसे ही बॉक्स बनाना। सबसे पहले टेंस की बात करेंगे कि किस टेंस में देख रहे हैं हम, तो किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस की। इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसमें यहाँ पे 2 कॉलम बना लो, एक और रो बनाओ। फर्स्ट कॉलम में लिखो एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और सेकंड में क्या लिखो, पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखवा रही हूं मैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका क्या होता है, तो यहाँ पे बच्चों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या लेते हैं, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका पैसिव कैसे बन जाएगा, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिख लेते हैं पैसिव में। अब इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज या हैव ले लेना। सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा, प्लूरल है तो हैव हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या लेना है, बीन लेना है। उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, और उसके बाद में आपको बाई प्लस सब्जेक्ट, ये चीजें करनी है यहाँ पे। तो इस रूल को नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में जो गिवन सेंटेंस है उसको इसी रूल के अकॉर्डिंग बना के देखेंगे। तो बच्चों आई होप आप सबने नोट डाउन किया होगा। देखो जो आपको स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बताई थी, क्या, ये जो हैज हैव है ये तो आपका वर्ब की थर्ड लेता ही लेता है। तो देखो बीन लिया है मैंने, यहाँ पे कोई अदर बी की फॉर्म नहीं ली। यहाँ पे ना मैंने बी लिखा ना मैंने बीन लिखा, क्योंकि हैज हैव अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो ये अपने बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो यहाँ पे क्या लिया, देखो बीन लिया। ये बीन बी की थर्ड फॉर्म है क्या, बिल्कुल है। और बी फॉर्म के बाद में वर्ब की थर्ड, क्या ये पैसिव वॉइस की पहचान होती है क्या, बिल्कुल होती है। तो यही देखो हम क्या लिख रहे हैं, पैसिव स्ट्रक्चर ही लिख रहे हैं। तो अपने बेस क्लियर रखना बच्चों। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो यहाँ पे जो रूल मैंने आपको लिखवाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बना के देखते हैं। तो देखना आई क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई, प्रेजेंट में इसको प्लूरल लेते हैं तो हैव ले लिया, ये वर्ब थर्ड। योर बुक क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखना ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखना योर बुक योर बुक योर बुक योर बुक, ये तो सब में ही है। अच्छा ये जो बुक है, योर बुक है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यहाँ पे बुक लिखा है ये सिंगुलर है, बुक्स लिखा होता तो प्लूरल हो जाता। तो यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज लेंगे कि हैव लेंगे, तो सिंगुलर के साथ में हैज। तो देखना फर्स्ट में तो इज लिया है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बी ऑप्शन में भी हैज है, सी ऑप्शन में भी हैज है, और डी ऑप्शन में हैव है, तो डी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। अब बचा, अब कंपटीशन किस में बचा, बी और सी में। तो यहाँ पे बी देखना, योर बुक हैज, हैज के बाद में बीन बताया था ना, बिल्कुल, और ब्रॉट यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड, यही पैटर्न बताया था ना, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड। उसके बाद में बाई, और बाई के बाद में आपने देखना बाई क्या है बच्चों, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या बताया मैंने, ऑब्जेक्ट बताया। तो यहाँ पे देखना मैंने क्या लिखा, आई को क्या लिखो एंड में, बाई के बाद जाके लिखो, लेकिन बाई क्या है, प्रीपोजिशन है, ये केवल ऑब्जेक्टिव केस लेता है, ये सब्जेक्टिव केस ले ही नहीं सकता। तो जो आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, इसलिए यहाँ पे मी लिया। तो ये ऑप्शन तो सही है। एक बार सी ऑप्शन भी चेक कर लें ये गलत क्यों है। तो योर बुक हैज, हैज के बाद में मैंने आपको बताया था बीन आएगा, ये बताया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, गलत हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट आपका पैसेज गिवन है, तो मैंने आपको करने का तरीका बताया, क्या बताया कि आप पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, केवल क्वेश्चन रीड करेंगे, ऑप्शंस नहीं। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं और उसके बाद में आपका पैसेज पे आएंगे। तो देखना आपका 18 क्वेश्चन क्या है, हु हैज नो ईयर्स और आईज, किसके आपके ईयर्स मतलब आपके कान और आंखें नहीं होती, पैसेज में पढ़ के देखेंगे, केवल क्वेश्चन दिमाग में रखेंगे बस। 19 है, हिटलर डिस्प्लेड फैमिलियरिटी विद, हिटलर ने डिस्प्ले करी, दर्शाई फैमिलियरिटी, ठीक है, किसके साथ, तो देखेंगे आपके पैसेज में। नेक्स्ट क्या है 20th और लास्ट क्वेश्चन, हिटलर सेंस ऑफ मिशन वॉज क्लियर्ड फ्रॉम, कि उसका जो मिशन था वो किस चीज से क्लियर था। तो यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज में देखने हैं। तो बच्चों सबसे पहले थोड़ा आप इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा,
उसके बाद में फटाफट से वन गो में पैसेज को रीड कीजिएगा। बहुत ज़्यादा वर्ड टू वर्ड समझने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से आपको उसका सार भी समझ में आ गया तो भी आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर जाओगे। अच्छी बात क्या है कि इसमें कोई सिनोनिम और एंटोनिम नहीं पूछा है, वरना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। तो फटाफट से मैं आपको पूरा पैसेज पढ़ा देती हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको। ए मैन हु हैज़ नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, एक ऐसा इंसान जिसको कोई भी हिस्ट्री की सेंस नहीं होती, समझ नहीं होती। हिटलर ने डिक्लेयर किया, इज लाइक ए मैन हु हैज़ नो ईयर्स और आई, उसको किस तरह का इंसान, इस तरह का इंसान जिसके आपके ईयर्स कान और आपकी आंखें नहीं होती। तो देखना फर्स्ट क्वेश्चन यही था ना कि ऐसा पर्सन जिसकी ईयर और आईज नहीं होती वो कौन सा होता है, तो आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया, क्या, जिसको हिस्ट्री का कोई सेंस नहीं है। लेकिन अभी इसका आंसर अपने दिमाग में रखना, पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद में उन तीनों क्वेश्चन को हम फटाफट से हिट कर देंगे। बार बार आप इस पैसेज से क्वेश्चन पे जंप करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है कि आपका पैसेज का फ्लो छूट सकता है, तो यहाँ पे एक फ्लो में इस पैसेज को पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, ही हिमसेल्फ, जो वो खुद था, क्लेम्ड, उसने खुद क्या किया, दावा किया। किस चीज का दावा किया, तो यहाँ पे देखना, ही क्लेम टू हैव हैड ए पैशनेट इंटरेस्ट इन हिस्ट्री सिंस हिज चाइल्डहुड, सिंस हिज स्कूल डेज, कि उसको स्कूल के दिनों से ही वो बहुत ज़्यादा पैशनेट था, उसको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए बेसिकली। एंड ही डिस्प्लेड कंसिडरेबल फैमिलियरिटी विद द कोर्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, और उसने दिखाया, डिस्प्ले किया, कंसिडरेबल मतलब जिसको आप कंसिडर कर सकें, जिसको आप ध्यान में ला सकें, इस तरह का फैमिलियरिटी दिखाई, किसके साथ, वो जो उसका कोर्स था यूरोपियन हिस्ट्री का, जो यूरोपियन का जो इतिहास था उसके बारे में उसने क्या दिखाई, दिलचस्पी दिखाई, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखना दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। आपको पूछा था फैमिलियरिटी विद, कि किसके साथ उसने फैमिलियरिटी शो की। देखो अगर आपको यहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग ना भी पता हो तो वर्ड तो आप मैच करवा ही सकते हो ना, यहाँ पे भी डिस्प्ले दिया है, फैमिलियरिटी दिया है, तो यही तो पूछा है कि हिटलर ने किसके साथ में फैमिलियरिटी शो करी। फैमिलियरिटी मतलब जिसको आप थोड़ा जानते पहचानते हैं, बोलते हैं ना ये मेरा फैमिलियर है, फैमिली से ही फैमिलियरिटी बना है। तो फैमिलियरिटी किसके साथ में, यूरोपियन हिस्ट्री के साथ में। देखना किसी ने किसी ऑप्शन में आपको यूरोपियन हिस्ट्री भी दिया होगा, तो मीनिंग ना भी पता हो तो भी आप यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड तो मैच करवा ही सकते हैं। तो मैं सबसे मतलब लोवेस्ट लेवल की चीज़ बता रही हूँ। मेन चीज़ तो क्या होती है कि आप पैराग्राफ को समझें और उसके बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, पर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो एक तुक्का मारने का तरीका। हिज कन्वर्सेशन, जो उसकी बातचीत थी, वॉज स्टडीड, वो पढ़ी गई, विद हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, हिस्टोरिकल के जो रेफरेंस दिए जाते हैं, एंड हिस्टोरिकल पैरेलल्स, और जो हिस्ट्री में जितने लोग थे, हिस्टोरिकल पैरेलल मतलब हिस्ट्री में जो उसके समकालीन जो रहे थे उन लोगों के साथ में। मोर देन दैट, इससे भी ज़्यादा, हिटलर्स होल कास्ट ऑफ थॉट वॉज हिस्टोरिकल, कि जो भी मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि हिटलर का जो पूरे का पूरा सोचने का प्रोसेस जो था ना, हिटलर होल कास्ट ऑफ थॉट, उसके जो सोचने की प्रोसेस थी वॉज हिस्टोरिकल, वो क्या थी, इतिहास से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई थी। एंड हिज सेंस ऑफ मिशन वॉज डिराइव्ड फ्रॉम हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री, और जो उसका सेंस ऑफ मिशन था कि जो उसने अपनी लाइफ में मिशन कुछ ठाना था कि मुझे करना है, वो भी किससे जुड़ा हुआ था, हिज सेंस ऑफ मिशन वॉज डिराइव्ड, वो आया था, डिराइव मतलब हम कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना, वो आया था किससे, हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री से, उसका जो हिस्ट्री में समझ थी वहां से आया था। तो बच्चों आपने नोटिस किया होगा तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर इसी पैराग्राफ तक मिल गए हैं, तो आगे पैराग्राफ पढ़ के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, इसलिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि पहले क्वेश्चन रीड किया करो, उसके बाद में आप अपना पैसेज पढ़ा करो, जिससे कि आपके आंसर जो क्वेश्चन है उसके उनके आंसर्स पे ही आपकी नज़र रहे। बच्चों यहाँ पे कोई पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इलेबोरेट आपको करना आपका एम नहीं है, आपका एम क्या है, बस इस पैसेज से आप अपने क्वेश्चन ढूंढ सके। तो मैं फटाफट से क्वेश्चन पे आती हूँ। क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ नो ईयर्स और आईज। फर्स्ट लाइन में इसका आंसर था कि किसके आंख और ईयर्स और आईज नहीं होते, तो उस पर्सन के बारे में बोला था हिटलर ने जिसको हिस्ट्री का बिल्कुल भी सेंस नहीं होता, समझ नहीं होती। तो देखना किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए ऑप्शन देखना, ए मैन हैविंग सेंस ऑफ हिस्ट्री। हैविंग तो मतलब हैविंग सेंस ऑफ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री की समझ है,
तो हिटलर ने ये नहीं बोला था, हिटलर ने बोला था कि जिसको हिस्ट्री की समझ ना हो। तो बी ऑप्शन देखना, ए मैन हु हैज नो सेंस ऑफ हिस्ट्री, तो बिल्कुल यही मेरा आंसर हो जाएगा, एक ऐसा इंसान जिसको हिस्ट्री की बिल्कुल भी समझ नहीं है। सी और डी ऑप्शन भी पढ़ के देख लेना, बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 19th है, हिटलर डिस्प्लेड फैमिलियरिटी विद, किसके साथ में उसने फैमिलियरिटी शो करी कि किस चीज को बहुत ज्यादा जानता है, तो किसके साथ में, यूरोपियन हिस्ट्री के साथ में। मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ने के साथ साथ ही बताया था कि देखना ये लाइन है जिसमें हमें इसका आंसर मिलेगा। तो यूरोपियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का तो पूरा पैराग्राफ में जिक्र नहीं है, ना साइंटिफिक फैक्ट का है और नन ऑफ दिस, ऐसा तो नहीं है, आंसर तो कुछ ना कुछ किसी ऑप्शन में होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है 20th लास्ट क्वेश्चन, हिटलर सेंस ऑफ मिशन, जो हिटलर का मिशन था वॉज क्लियर्ड फ्रॉम, वो किससे डिराइव हुआ था, वहां से उसको किस चीज से उसको क्लैरिटी मिली थी कि ये मेरा मिशन होना चाहिए। तो देखना किस चीज से था, हिज, ए ऑप्शन देखना, हिज लव ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड के लिए उसका लव था, ये पूरे आपके पैराग्राफ में कहीं पे ऐसी कोई बात मेंशन नहीं है। बी ऑप्शन देखना, हिज सेंस ऑफ हिस्ट्री, बिल्कुल यही बात आपको पैराग्राफ में भी मैंने ये लाइन बताई थी कि जो उसका मिशन था वो उसने कहाँ से डिराइव किया था, जो उसका हिस्ट्री, जिस पे उसको हिस्ट्री पे जिस चीज़ पे उसकी बहुत ज़्यादा पकड़ थी, वहीं से उसका मिशन निकल के आया था। नोवेयर का मतलब होता है कहीं से भी नहीं, कहीं से भी नहीं, तो ये तो आंसर है ही नहीं, आंसर तो मिल चुका है, बस मैं आपको इस जो वर्ड है नोवेयर इसका मीनिंग बता रही थी। डी में जो, डी ऑप्शन में जो वर्ड दिया है ये भी आपका सिनोनिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसका सिनोनिम या एंटोनिम आपसे पूछ ले। कंटेम्परेरी क्या होता है, कंटेम्परेरी मतलब समकालीन, कोई चीज या कोई दो पर्सन किसी के लिए पूछ सकता है जो कि सेम टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते हो, ऐसे दो चीजों को कंटेम्परेरी कहा जाता है, समकालीन मतलब एक ही समय के। तो बच्चों ये हो गए आपके सेट बी के 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपने अच्छे से स्टडी कर लिए होंगे। तो बच्चों इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते ही रहिएगा, आपके 2 सेट हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके सेट 3 के साथ में। तो अंटिल द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, स्टडी हार्ड, जय।